नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गवार देवरानी। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े अभिषेक जी और सुधा की कन्या राधिका जन्म से ही शुभ लक्षणों वाली थी। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, अभिषेक जी की सालों की तपस्या सफल हुई। उनको राज्य सरकार में बाबू की एक स्थायी नौकरी मिल गई। बहुत खुश होकर अभिषेक और सुधा ने नौकरी का सारा श्रेय बिटिया को दे दिया। इसके पहले दो बेटे थे, वह भी बहुत आज्ञाकारी और सयाने थे। अभिषेक जी ने परिवार को गांव पर ही रखा कि खेती बाड़ी भी ठीक से चलती रहे और स्वयं बाहर रहकर कमाने लगे। राधिका जैसे जैसे बड़ी हुई, अपने रूप और गुणों से सबको अभिभूत करती जाती। बहुत कम अवस्था में ही उसने रसोई और घर गृहस्थी के काम सीख लिए थे। फिर पढ़ाई में भी झंडे गाड़ने लगी। 12वीं की पढ़ाई तक आते आते राधिका ने गांव के सब बच्चों महिलाओं को बटोर कर पढ़ाना लिखाना और उन्हें कलात्मक बारीकियों को भी सिखाना शुरू कर दिया। उसने सिलाई कढ़ाई बुनाई से शॉल स्वेटर बिछौने कपड़े सब कुछ स्वतः सहज बनाना सीख लिया और गांव में दूसरी औरतों को भी सिखाने लगी। स्नातक की पढ़ाई खत्म करते करते राधिका घर से ही अच्छा खासा प्रशिक्षण संस्थान चलाने लगी थी। वह गांव की सब महिलाओं को अपने यहाँ प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक से ऋण दिलवा देती थी, जिससे ये महिलाएं अपना छोटा मोटा कारोबार करने लगी थीं। यह काम वह अपने गांव के साथ साथ आस पड़ोस के गांव की महिलाओं के लिए भी निःशुल्क करती थी। डलिया बनाना, दरी बुनना, लकड़ी के खिलौने बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना इत्यादि काम ग्रामीण औरतें अपने गुण के मुताबिक बनाकर शहर के बाजारों में पहुंचा देती थीं और इसमें लगने वाले सामान और यंत्र के लिए पैसा उन्हें बैंक से राधिका दिलवा देती थी। इस तरह राधिका अपने गांव के साथ आसपास के गांव में भी प्रगति और समृद्धि में योगदान देने लगी थी। बिटिया के बीए पास कर लेने पर गांव के समाज में रहने वाले अभिषेक जी को उसके विवाह की चिंता हुई। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राधिका के ऐसा कहने पर अभिषेक की आंखें भर आती। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है और एक न एक दिन तो उसे घर से विदा करना ही पड़ता है। ये सोचकर अभिषेक जी ने रिश्ता तलाशना शुरू किया। राधिका का भाग्य शहर के बहुत बड़े अधिकारी सुरेश जी ने राधिका को उसके कॉलेज फंक्शन में ही देशभक्ति गीत और गृह प्रबंधन की नाटिका प्रस्तुत करते देखा था और उसकी व्यवहार कुशलता के कायल हो गए थे। उन्होंने खुद गांव आकर अभिषेक जी से राधिका का हाथ अपने छोटे बेटे आर्यन के लिए मांग लिया। ऐसा करके उन्होंने जो अभिषेक जी का मान बढ़ा दिया था, वह गदगद हो उठे। फिर तनिक संकोच से बोले, हम लोग आपको क्या दे पाएंगे, हमारी हैसियत नहीं इतनी कि इतने बड़े घर में रिश्ता कर सके। अभिषेक के ऐसा कहने पर सुरेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, राधिका एक हीरा है, ऐसी बहू पाना किसी खुशकिस्मत परिवार के भाग्य में होगा। आप तो बस हाँ कहकर हमें कृतार्थ करिए। अभिषेक जी ने तुरंत हाँ कर दी, पर जब घर में बाकी लोगों ने सुना तो खुसुर फुसुर करने लगे। ना देखा, ना जाना, ना सुना, शादी के लिए राजी हो गए। जाने लड़का कैसा, उसमें कोई ऐब ना हो जिसका ये गांव की लड़की ब्याह कर छिपाना चाहते हैं। ऐसी बातें सुनकर अभिषेक जी का सारा उत्साह जाने लगा, पर उनको पत्नी ने उनका विश्वास दिलाया कि हमारी बिटिया बहुत गुणी है, अपनी काबिलियत से सबका दिल जीत लेगी और उसकी किस्मत से सब कुछ अच्छा ही होगा। दोनों परिवारों की सहमति से आर्यन और राधिका की सभी विधि विधानों के साथ शादी हुई। ससुराल में राधिका की जेठानी अवनी थी, जो शहर में कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी लिखी थी और वह अपने स्टेटस का बहुत घमंड भी रखती थी। अमीर घर की अवनी को अपने गहनों जेवर और अमीर मायके का भी बहुत गुमान था। दादी सास और सास को तो संस्कारी बहू राधिका बहुत पसंद आई, पर अवनी का मन था कि देवर आर्यन के लिए भी कोई मॉडर्न लड़की चुनते। पर ससुर जी ने अपनी पसंद की बहू को गांव से लाकर अवनी के अरमानों पर पानी फेर दिया था। यूं तो आर्यन भी बहुत खुश नहीं था ये सुनकर कि उसकी शादी गांव की लड़की से हो रही है, पर पापा की खुशी के लिए वह चुप था। विवाह के बाद राधिका की सुंदरता व सादगी को देखकर वह भी उस पर आकृष्ट हो रहा था। पहले दिन से ही राधिका पर उसकी नजर थी, पर वह अपने स्वभाव बस दूसरे दिन से ही रसोई घर का सारा काम संभालने लगी। घर के नौकर और काम वालियों से भी राधिका का व्यवहार बहुत प्रेम और सम्मान भरा था। सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करके दादी सास और अपनी सास के पैर छूकर उसने आशीर्वाद लिया और आज्ञा लेकर वह रसोई और घर के अन्य कार्य कैसे हो रहे हैं सब देखने चली गई। अवनी जहां देर तक जगने के कारण सुबह देर में उठती थी, वहीं राधिका ने आतनन सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करने का कार्य, दादी सास को समय पर दवाई देने का काम, ससुर जी को सुबह की सैर पर जाने से पहले सूखे फल और मेवे देने का
सब इंतजाम करना इत्यादि काम झट से समझ लिया। सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए, यह सोचकर राधिका ने दादी सास के लिए दलिया, ससुर जी के लिए फलों का जूस और अंकुरित दालों का नाश्ता बनाया। वहीं वह जेठ जी और पति के पसंद पूछकर उनके लिए सभी सब्जियों को मिलाकर पराठे बनाए और पनीर की सब्जी बनाई थी। पहली रसोई होने के कारण उसने बेसन का हलवा और मखाने की खीर भी बनाई थी। दादी सास ने राधिका को खूब सारा नेक दिया। सबने महसूस किया कि आज के खाने का स्वाद ही कुछ अलग था, क्योंकि इसमें बहू की प्रेम भावना जो छिपी हुई थी। ये सब देखकर अवनी का मन और खराब हो गया। जिस बात का उसे डर था आखिर वही हुआ था। वह रसोई में झांकने तक नहीं जाती थी, कुछ बनाने भी नहीं आता था। गांव की लड़की राधिका तो रसोई में प्रवीण थी, इसलिए अवनी समझ गई कि राधिका अपने हाथ के जादू से सबको अपने बस में करने वाली है। अवनी खुन्नस के कारण बात बात पर देवरानी को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। कभी उसकी सस्ती साड़ियों पर फब्दियां कसती तो कभी उसके मामूली गहनों पर। और एक दिन तो राधिका को नीचा दिखाने के लिए उसने उसके बनाए सब्जी में चुपके से जाकर खूब सारा नमक डाल दिया। सब भोजन करने बैठे। सासू माँ और ससुर जी दोनों हल्का नमक का भोजन करते थे। सब्जी का निवाला मुंह में डालते ही दोनों थू थू करने लगे। सब्जी में इतना नमक है, हमसे नहीं खाई जाएगी। संकोच से जब सासू माँ ने कहा तो राधिका आंसू आंसू का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि जानती थी कि उनसे नमक ज्यादा डाला ही नहीं था। सुरेश जी भी हैरान थे, क्योंकि 3-4 दिन से राधिका के हाथ का बना भोजन सबने चखा था। तभी अवनी ने व्यंग करके कहा, जब खाना बनाने के लिए घर में नौकर लगे हैं तो तुम अब अपनी सास और दादी सास दोनों नई बहू की बलाएं उतार रही। वाहवाही के चक्कर में हमें भूखा क्यों मानने पर तुली हो। सुनकर राधिका असहज सी भी हो उठी। वहीं खाने की मेज पर बैठी अवनी मंद मंद मुस्कुरा उठी। सासू माँ ने तुरंत नोटिस किया और अवनी से प्यार से पूछा, बहू तुमने अपनी थाली में बस दाल ही ली है, सब्जी क्यों नहीं ली। अवनी सकपका सी गई, गड़बड़ी में बोली, माँ जी नमक ज्यादा था ना इसलिए नहीं ली। सास ने रहस्यमयी मुस्कुराकर पूछा, तुमने खाने से पहले ही जान लिया था कि नमक ज्यादा है। अवनी समझ गई कि उसकी कागरू जारी पकड़ी गई, पर बात आगे न बढ़ी, इसलिए सभी चुप रह गए। उस दिन राधिका को अपने भाग्य और किस्मत पर बहुत रोना आया। राधिका अपने स्वभाव अनुसार पूरी शिद्दत से घर में सबकी सेवा और में लगी रहती थी, पर सबसे कब और कहाँ कौन सी छोटी मोटी चूक हो जाती समझ नहीं पा रही थी। पर नमक वाले वाकये से उसे जेठानी के स्वभाव का पता चल गया तो वह सावधान हो गई। अब वह भोजन परोसने से पहले भी एक बार भोजन में नमक और मसाला कैसा है चक्कर देख लेती थी। आर्यन और राधिका की सादे सादे समारोह में हुई थी। सूरज जी चाहते थे बहू के पिता व उनके परिवार पर खर्च का बोझ नहीं आए, इसलिए गिने चुने रिश्तेदारों को ही बेटे की शादी में बुलाया था। उनका इरादा बाद में अच्छे से रिसेप्शन समारोह करने का था। इसलिए एक सप्ताह बाद सुरेश जी ने बहू के आगमन पर एक भव्य आयोजन रखा, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुलाया व दिया था। अवनी ने इस आयोजन में फिर से राधिका की बेइज्जती करने की योजना बनाई। उसने अपनी हाई फाई स्टेटस वाली सभी सहेलियों को भी बुलाया, वो भी इस ताकीद के साथ कि एक से एक कपड़े और गहने पहन कर आना। तुम सब खुद अपनी सारे महंगे और भारी गहनों से लद फद कर तैयार हुई। सबको देखकर एक बारगी सबकी आंखें चौंधे आ जाती। इधर जब राधिका तैयार होने जा रही थी तो सासू माँ ने उसके कमरे में आकर उसे कुछ समारोह लायक साड़ियां और गहने दिए, उन्हें पहनकर तैयार होने को कहा। राधिका ने सासू माँ की आज्ञा के मुताबिक दी हुई सब साड़ियों में से एक पीली रंग की हल्की सी सिल्क की साड़ी चुनी। साड़ी के मुताबिक ही थोड़ा वजन में हल्का हार उठाकर पहन लिया, साथ में मंगलसूत्र पहनकर और थोड़ा सा श्रृंगार करके बालों की लंबी चोटी गूंथकर तैयार हो गई। सादगी में माँ सरस्वती के समान दमकता उनका रूप बहुत सुंदर लग रहा था। आर्यन ने उसे देखा तो अलबत्त निहारता ही रह गया। आर्यन और राधिका की जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर अपनी राधिका की किरकिरी करने के लिए दुल्हन से भी ज्यादा सज धज कर आई थी। वह जानबूझकर अपनी सहेलियों के संग जाकर उसके आसपास खड़ी हो जाती। फोटोग्राफर भी उन लोगों का श्रृंगार और पहनावा देखकर चकमक हो जाता, उन लोगों की तस्वीरें खींचने लगता। अवनी व उसकी सहेली ने 9 लखा हीरे का हार पहना था। अवनी के इशारे पर उसकी सहेली वहां बैठी राधिका को लगभग सुनाते हुए बोली, किसी ने देखा भी है ऐसा हार, ऐसी महंगी साड़ी। दूसरी सहेली बोली, अरे गांव में कुएं से पानी भरने से फुर्सत मिले तब ना। राधिका का नसीब तो बहुत अच्छा है, पर आर्यन की किस्मत खराब निकली। हंसी उड़ाते हुई अवनी की सहेली की बात आर्यन ने सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने धीरे से राधिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया, मानो जताना चाहता हो कि इनकी बातों का असर मेरे ऊपर जरा सा भी नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो।
राधिका को पति का यूं साथ देना बहुत भारी। इसके पहले कि अवनी के इशारे पर उसकी सहेलियां और कुछ फब्दियां कसती, तभी वहां पर जिलाधिकारी के साथ प्रदेश समाज कल्याण अधिकारी भी आ गए। सभी कैमरे वाले उन्हें देखकर फोटो लेने लगे। सुरेश जी ने आगे बढ़कर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और नवविवाहित बेटे बहू ने मिलवाया। जिला अधिकारी ने राधिका तुरंत पहचान लिया। दरअसल राधिका गांव की महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और उनके लघु उद्योगों के संबंध में पढ़ी लिखी होने के कारण जिला अधिकारी कार्यालय में समूह की महिलाओं की तरफ से उनकी बात रखने के लिए अक्सर जाती थी। जिला अधिकारी की राधिका इतनी कम उम्र में मेहनत, लगन और निस्वार्थ भाव देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने हंसते हुए राधिका को आशीर्वाद देकर सुरेश जी से कहा, आपने तो राधिका के रूप में हीरा चुना है। न जाने कितने महिलाओं और परिवारों की रोजी रोटी आपकी बहू के प्रयासों के सुचारू रूप से चल रही है। उनके साथ आए समाज कल्याण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने सुरेश जी से निवेदन करते हुए कहा, अगर आपको आपत्ति नहीं है तो हम आपकी बहू को स्वयं सहायता समूह की प्रदेश समन्वयक नियुक्त करना चाहते। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, क्योंकि ऐसे समाज सेवा कार्यों को करने में आपकी बहू ने जो मिसाल कायम की है, उसका लाभ अब हमारे दफ्तर के साथ साथ पूरा गांव समाज भी उठाएगा। राधिका ने अपने सभी कार्यों और योजनाओं की रूपरेखा के साथ जीवन वृत्त बनाकर देने को कहकर दोनों अधिकारी खूब सारा आशीर्वाद देते हुए चले गए। इधर सुरेश जी ने बहुत ही फक्र का अनुभव किया। उधर अवनी और उनकी सखियों को किसी ने एक नजर देखा भी नहीं। हीरों का हार तो अवनी और उसकी सहेलियों ने पहन रखा था, पर राधिका को असली हीरा का तमगा मिल चुका था। अवनी को अपनी सोच और कद दोनों बहुत छोटे लगने लगे। उसका दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने का मन हो आया। वह राधिका से नजरें नहीं मिला पा रही थी। राधिका ने गांव की लड़कियों के प्रति न केवल उनकी सोच बदल दी, वरन अपने लिए अपनी जेठानी के दिल में भी सम्मान जगा दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।